रुमित वालिया हमारे बीच में मौजूद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, टीयर्स ऑफ अर्थ के संस्थापक हैं और अर्थ डे नेटवर्क की यूथ अफेयर्स के मैनेजर हैं एशिया के। रुमित, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एनर्जी इज, सबको लग रहा है कि लो है, बट इट इज वेरी हाई इन आवर एक्चुअली। रुमित, अपना जो टॉपिक है सेशन का वो यही है कि रोल ऑफ यूथ इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्या मानते हैं आप, कितना जरूरी है युवाओं का? हालांकि सवाल सबसे था, लेकिन सेशन डेडिकेटेड हमारा आपके साथ में इस पर ही है, क्योंकि आप युवा पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। आप लगभग 15 देशों की यात्रा पे जा चुके हैं, अधिक पे आप जा चुके हैं यात्राओं पे। आपने क्या देखा कि जब आप बाहर किसी देश में जा रहे हैं, वहाँ की लोगों की सिविक सेंस का क्या हाल है? क्या वो लोग अपने देश को इतना साफ रख पा रहे हैं, और कंपैरेटिवली हमारे देश का क्या हाल है? अगर युवा की बात करें तो पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, किसी भी चीज़ की आप धरती संरक्षण की बात करें, यहाँ भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर युवा ही बैठे हैं। और युवा, मैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी कहता हूँ, युवा एक दूसरी पीढ़ी की। बिल्कुल। तो युवा एक दिलों वाली बात है कि आपकी उम्र दिल से कैसी है और काम से कैसी है। पर अगर फिर भी यूथ कैटेगरी, मतलब 35 साल तक एज जो यूएन और बाकी जगह मानते हैं, अगर उनकी बात करें तो पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जिसने बॉर्डर्स, फैमिली, कास्ट, रिलीजन सब छोड़ के सबको एक साथ कर दिया है। और ये पूरे विश्व का युवा मानता है। जब भी कोई युवा साथ बैठते हैं, आप भी अभी बाकी देशों में जब जाएंगे और आपकी टीम जाती है इधर उधर, तो कोई ये नहीं पूछता है कि आप कौन सी कास्ट से हैं, आप कौन से रिलीजन से, आप कौन से देश से हैं। सब ये पूछते हैं क्या आप भी पर्यावरण संरक्षण करते हैं, तो आप क्या काम करते हैं, लोग ये पूछते हैं। तो युवा का महत्व एक, अगर एक मेटाफोरिकल वे में कहूँ तो युवा का महत्व उतना ही है जितना गाड़ी में पेट्रोल। बिल्कुल। ना उसके बिना वो चलती है, पर अगर ज्यादा हो, कम हो तो भी काम बनता नहीं। बिल्कुल। रुमित, एक सवाल का जवाब एडिशनली मुझे आपसे चाहिए। दूसरे देश और अपने देश में क्या फर्क देखा आपने सफाई के मामले में? आई थिंक ये सबको आंसर इसका पता ही है। बहुत सारे देश हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं सिविक सेंस और सफाई के बारे में। एक एग्जांपल मैं कहूँगा, श्रीलंका एक ऐसा देश है जो देश के हमारे बहुत पास है और लोग वहाँ के बहुत सेम है। तमिल तेलुगु वहाँ पर भी लोग बोलते हैं और लोग दिखते भी हमारे जैसे ही हैं, कलर भी हमारे जैसे ही है और उनकी आदतें भी हमारे जैसी है। और रामायण तो एक किस्सा ऐसा रहा है जो श्रीलंका और भारत दोनों का ही कनेक्ट करता है। पर जब मैं श्रीलंका जा रहा था तो मेरे दिमाग में एक छवि वही थी कि हाँ, वो भी भारत की तरह सड़कों पर कूड़ा तो हो गई, लोग इधर उधर फेंक रहे होंगे, ऑटो वोटो चलते होंगे, सारी चीज सेम थी, पर एक चीज डिफरेंट थी। किसी भी गली में भी, घर के बाहर कोने में, नालियों के पास या मेन रोड पर एक भी कोई भी कूड़े का टुकड़ा नहीं था। और वो देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि भारत के इतना पास जो देश है, भारत जैसा है, अगर उसके लोग इतना महत्वपूर्ण देते हैं कूड़ा ना फेंकने को, तो इंडिया में ऐसा क्या गलत हो रहा है, क्यों हम नहीं ये कर पा रहे हैं? वो क्वेश्चन आज भी दिमाग में घूमता है और आई थिंक सबने इस बात को भी बोला है। आई थिंक उसका आंसर हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी एक क्या कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। जी बिल्कुल। रोहित, आप यूथ अफेयर्स के मैनेजर हैं अर्थ डे के। सो आप मुझे एक बात बताइए कि इस तरह के जो संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है देशों को कनेक्ट करने में, खासकर प्रकृति संरक्षण के तौर पे? तो अर्थ डे के बारे में आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अर्थ डे धरती दिवस हर 22 अप्रैल को हम बनाते हैं। इंडिया में भी, भारत में भी हर स्कूल, हर कॉलेज, बड़े बड़े डीएम, एसडीएम ऑफिसर्स सब बनाते हैं। 1970s में ये शुरू हुआ, 1970 में इसकी संस्थापना हुई। उससे पहले देखा जाए तो कुछ नहीं था। उससे पहले ना कोई पर्यावरण की मिनिस्ट्री थी किसी भी देश में, ना ही कोई ऐसे संगठन थे। हुआ क्या, किसी एक आदमी ने, एक ग्रुप ने, सावन जैसा ही होगा आई एम श्योर, उसने देखा कि चिमनी से निकलता हुआ धुआं जो है, अब वो डेवलपमेंट का सिंबल नहीं है, अब वो प्रदूषण का चिन्ह है। और वो बात इतनी फैल गई, एक छोटी सी बात, कि सबको लगा कि हाँ, अब तो ये कुछ गड़बड़ है। वो जो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एज जो चल रहा था, औद्योगिक का जो युग चल रहा था, वो वहाँ खत्म हुआ और प्रदूषण का युग वहाँ से शुरू हुआ। बड़े बड़े संस्थाएं बहुत देशों में बहुत काम करते भी है, नहीं भी करते। सबसे बड़ा काम जो ये करते हैं, जो हमने भी सावन के लिए मैं कहूँगा किया और बाकी लोगों के लिए करते हैं, टीयर्स ऑफ द अर्थ भी यही करता है। ऐसे लोग जो सावन की टीम है और जो हमारे साथ इतने अच्छे लोग बैठे हैं, उनको रिकग्नाइज करना, उनको पहचानना, वो कहते हैं हीरे की परख। बहुत बार स्कूल से, आपकी पहली कक्षा से लेके और प्राइम
प्राइम मिनिस्टर बनने तक पुरस्कार दिए जाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर देशों में घूम रहे हैं, उनको वहां देशों के पुरस्कार मिल रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? पर वो पूरे विश्व को उस चीजों की जरूरत है। एक साल के बच्चे को जब कुछ घर में वो करता है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है या बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। अरे देखो इसने पोएम सुनाई है, जॉनी जॉनी यस पापा। वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकॉग्नाइज करना, किसी को किसी के अच्छे काम के लिए पूरी दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग उसको देखकर इंस्पायर होते हैं और उस काम को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। और यही होता है जो आप स्कूल में भी पढ़ते हो, रिपल इफेक्ट या बटरफ्लाई इफेक्ट। एक जगह कहीं एक काम छोटा सा हुआ और उसको देख के, न जाने सावन को देख के कितने सारे ऑनलाइन पे हजारों सावन अलग अलग हमारे देश के कोने में बन रहे होंगे। तो ये रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ी संस्थाएं जो इतने देशों में काम करती है, उनका सबसे बड़ा काम यही है, रिकग्निशन और नेटवर्क। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी जो टीयर्स ऑफ अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लास्ट ईयर वर्ल्ड वाटर डे पर 2024 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वाटर निंजा। अब आप देखिए, हम सबने निंजा हथौड़ी देखा है, ठीक है, तो मुझे लगता है वहीं से इंस्पायर हुए होंगे आप लोग। सो वाटर निंजा प्रोजेक्ट लॉन्च किया रुमित की टीयर्स ऑफ अर्थ ने। मैं उसमें खुद गेस्ट था, मैं आया था उसमें, और टीम उसमें पूरी क्लब की आई थी। वाटर निंजा प्रोजेक्ट पर थोड़ा बताएंगे कि आखिर वाटर निंजा नाम क्यों रखा? कुछ और रख लेते हैं आप? ये भी मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जो चीज़ ज़्यादा कैची लगती है और ज़्यादा फैंसी लगती है, वो बिकती ज़्यादा है। तो लोग वाटर निंजा सोचने के लिए, अच्छा हम निंजा बनेंगे क्या, पानी से लड़ाई तो नहीं करनी, या कुछ तलवारें वलवारें पानी की तो नहीं मिलेगी। एनीमे बहुत चल रहा है जापानीज। तो ये एक्चुअली भूपेंद्र यादव हमारे यहाँ बैठे हैं, पर्यावरण मंत्री का नाम भी भूपेंद्र यादव है, ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। और इनके पास कई बार एक्चुअली ईमेल भी आए हैं, तो शायद गलत ईमेल पहुंच जाता है, तो फोन आए हैं कि आप भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं, तो वो बात भी करता है बहुत देर, फिर बताता है मैं मंत्री नहीं हूँ लेकिन अभी। तो उनका ये आइडिया था, क्योंकि एक बैक स्टोरी बताता हूँ क्यों वाटर निंजा शुरू हुआ। तो भूपेंद्र यादव हमारे गए थे रशिया 3 साल के लिए पढ़ाई करने, वाटर पे। क्यों गए थे? क्योंकि वो चाहते थे यमुना को साफ करना। उन्होंने देखा कि भारत में अभी भी सिर्फ 32 पैरामीटर पे पानी की सफाई के बारे में नापा जाता है, मतलब पानी के अंदर क्या कमी है, कौन से तत्व ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है, BOD COD जो हमें बता रहे थे हमारे बाकी स्पीकर्स, 32 पैरामीटर है। 32 से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसने रिसर्च करी, देखा रशिया में 100 से भी ज्यादा पैरामीटर है, मतलब 100 से ज्यादा तो तरीके हैं पानी को नापने के कि वो साफ है या नहीं। तो वहां गया और वहां वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा था यमुना की। तो वहाँ के लोग जो थे सारे अंग्रेज, और ये साइबेरिया में था, सबसे मतलब ठंडा इलाका है इस दुनिया का जहाँ देश मतलब लोग रहते हैं। वहाँ उसने एक प्रेजेंटेशन दिखाई और लोग शॉक हो गए, रशियन सारे, कह रहे भाई ये कौन सा समय है जब दिल्ली में यमुना पे बर्फ जमती है। तो वो भी एक बार शॉक हो गया कि ये क्या क्वेश्चन है, बर्फ कहाँ जमी हुई है। तो तब इसने बताया ये बर्फ नहीं, ये फॉर्म है। हाँ, ये जो फ्रॉथ जो आ जाता है, उसमें जो फॉर्म आपने देखा होगा कुछ साल यमुना में आ जाता है, इतना ये फॉर्म है। तो वो सारे लोग इतना शौक हो गए कि आप एक दिल्ली, एक कैपिटल ऑफ इंडिया, जो शायद प्रदूषण कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है, तो वो वहां से इंस्पायर होकर वो वापसी जब आया तो उसने कहा कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे जो स्कूल घर से लेकर के और यमुना तक पानी बचाएगा, पानी साफ करेगा और पॉन्ड्स और बाकी चीज़ों को रिजुविनेट करेगा। तो लगभग 15 देशों ने हमारे साथ वो प्रोजेक्ट साइन किया। उस प्रोजेक्ट का पहला जो चरण है उसमें ये है कि सिर्फ वो बच्चों को यही सिखाता है कि आपके स्कूल में, आपके घर में या आपके कॉलेज में जो पानी आप पी रहे हो उसका TDS कैसे नापते हैं। बेसिक चीज़ उसने ये शुरू करी है। और उसने वो छोटी छोटी चीज़ें, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बहुत सारे स्कूलों में बूंद बूंद कहीं कहीं टूटियों में टपकती रहती है। तो जब उसने कैलकुलेट किया कि कई मिलियन क्यूबिक लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट हो रहा है एक एक दिन में, तो अगर सिर्फ उस टैप को फिक्स कर दे वो बंदा, एक प्लम्बर बुला के स्कूल, तो बहुत पानी बच सकता है। तो यही वाटर निंजा का प्रोजेक्ट है। भूपेंद्र हमारे गेस्ट भी रहे हैं। 8th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन भूपेंद्र आए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और एक सेशन वाटर पर ही हुआ था। पानी को लेके तो हम लोग गंभीर नहीं है, तो बहुत विषय सोचने की बात है कि श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि उन्होंने बोला कि मैं जल में भी हूँ, मैं धाराओं में हूँ, मतलब जल को जगदीश की संज्ञा दी गई है और तब भी हम पानी को बाहर, ये बहुत सोचने का विषय है हमारे लिए, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन तो 2 चीजें हैं। देखो, खाना ना खाए हम चल जाएगा 2 दिन तक, लेकिन पानी 1 दिन में न पिए तो हम गिर जाएंगे, ऐसा होता है। भूपेंद्र, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि क्योंकि हम भी लगभग 4 साल से कनेक्टेड हैं, हम रशियन एम्बेसी में भी हम लोग साथ में रहे, हम लोग अमेरिकन एम्बेसी में भी हम लोग आपके साथ में रहे। सो क्या कुछ कहेंगे आप एनवायरमेंट क्लब की जर्नी के बारे में, क्योंकि हमने काफ़ी क्लोजली वर्क किया है, आप हमें जानते भी, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट क्लब की इस टीम को आप कैसे देखते हैं? ये क्वेश्चन मेरा इसलिए है क्योंकि
टीयर्स ऑफ अर्थ की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं कुछ चीज़ें सोच भी रहा था कि इंसान सोचता है बैठ के कि अब मैं क्या बोलूँ, सारे लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी, मैं अलग क्या बोलूँ। तो एक जो मैं आपसे बात करना चाहता था वो ऑलरेडी मेरे को दिख गया कि हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि जितनी भी पर्यावरण संरक्षण की संस्थाएं हैं वो ज़्यादातर कंफर्टेबल जोन में काम करती है बिना जाने, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मतलब पता है फिर भी कर रहे हैं। क्या होता है कि हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो ऑलरेडी पर्यावरण के बारे में काम करना चाहते हैं। वैष्णवी हमारे साथ बैठी है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो हम जैसे सोशल मीडिया पे डालते हैं, ज़्यादातर हमारे साथ वही लोग आते हैं जो इस कॉज से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम टीम बनाते हैं, उनके साथ और काम करते हैं। पर आपने जिन लोगों को जैसे जोड़ा, जिन्होंने आपके जो सीनियर थे अभी जो बता रहे थे कि उनको इन बारे में पेड़ नहीं लगाया था, कभी कुछ नहीं पता था और धीरे धीरे उनको इन चीज़ों के बारे में पता लगा। वो रिफ्लेक्स सेक्शन वाली जो उन्होंने बात करी, मसल मेमोरी वाली जो बात करी, ये चीज़ें जब होती है तो आपकी टीम से यही आग्रह रहेगा कि इस समाज में दो हिंदी वर्ड मेरे को ना याद नहीं रहते इतने सारे, मतलब दो समाज के, हाँ तबके, सेक्शंस, यस, तबके ऐसे हैं जिनको एंगेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक वो जो इन पर्यावरण की समस्याओं से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, मतलब एक तरीके से सबसे गरीब तबका जो है, जो लोग स्लम्स में रहते हैं, जो लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास खाना नहीं है, या जिन लोगों की डेली की मजदूरी है। हीट वेव होता है दिल्ली में, सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो लेबर ही होता है। उन लोगों को कैसे आप इन प्रोग्राम में लाएं। और दूसरा वो तबका जो कभी अफेक्ट नहीं होता है, यानी कि बहुत अमीर लोग जो एयर प्योरीफायर्स भी लगा लेते हैं, सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हवा कितनी भी खराब हो जाए, घर में भी एयर प्योरीफायर है, गाड़ी में भी है, और पानी उनके पास, अगर पानी आज 50 लाख रुपए लीटर भी हो जाएगा तो भी शायद उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन दो तबकों को कैसे इसमें लाया जाए, सर्टिफिकेट के नाम पे, खाने के नाम पे, अवार्ड के नाम पे, और उनको कैसे आगे एंगेज किया जाए। और दूसरी एक चीज़ कहूँगा जो शायद आपके दिमाग में ऑलरेडी प्लान होगा भी, आई डोंट नो, वी विल गेट टू नो, यूथ इन्वॉल्वमेंट से यूथ लीडरशिप में कैसे चलना है। पूरे वर्ल्ड में यूथ का ये बहुत बड़ा लूप होल है। हम सारे लोग यूएन में जाके बोलना चाहते हैं, यूथ कहता है मैं यूएन में जाऊँगा, कॉन्फ्रेंस में जाऊँगा, वहाँ बोलूँगा, पर वहाँ आपको बोलने के लिए दिया कहाँ जाता है। तो जब तक एक यूथ इन्वॉल्वमेंट, मतलब हम जो ये काम कर रहे हैं, जब तक वो लीडरशिप मतलब कि पॉलिटिक्स में नहीं बदलेगा, तब तक आप चेंज लाना बहुत मुश्किल होगा। आप जाके एक एमएलए एमपी को चिल्ला के बोल तो सकते हैं कि ये चेंज करो, पर व्हाट इफ कि 10 साल बाद आप ही एक एमएलए बन जाओ और वो चेंज ले आओ। तो आप अपने लोगों को अगर इसलिए भी ट्रेन करें कि आप इन्वॉल्वमेंट से लीडरशिप में जाओ, एक बार ट्राई तो करो, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई तो करो, तो आई थिंक वो और ज़्यादा इम्पैक्ट आपका हो जाएगा जो आप। मैं आपको बताऊं, ये इम्पैक्ट का ही हिस्सा है कि हमारी टीम में जब कोई आता है, लाइक प्रांशु पत्रेवाल हमारे टीममेट हैं, जो जब क्लब में आए 4 साल पहले, तो वो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये हमारी टीम में आए तो हैं, बट ये आके चले ही जाते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन आज वो व्यक्ति हमारी मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, आज वो नुक्कड़ नाटक टीम को लीड कर रहे हैं। सेम गोज विद लक्ष्य, ही इज वेरी वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं परेशान हूँ, उससे कुछ बोल लिया कर, बट आज वो बोल रहा है, आज वो चीज़ों को लीड कर रहा है, आज वो हमारी मीटिंग्स होस्ट कर रहा है। प्रांशु कोऑर्डिनेटर जो हमारे यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में जब क्लब में आए काफ़ी रॉ थे, उन्होंने बोला भैया मैं कर लूंगा, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट बाकी लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया। तमाम लोग हैं हमारे क्लब में, विधि कौशिक है जो स्टार्टिंग में बिल्कुल कहती थी कि नहीं मैं, मुझे बहुत फियर है, बट वो आज मीडिया को बाइट्स देती है कि हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग लीडर्स ऑल्सो, और ये बहुत जरूरी भी है एक्चुअली, क्योंकि हमारे जो सारे कैंपेन्स हैं, ये लोग बोलते हैं कि नहीं भैया आपसे बेटर कोई कर ही नहीं पाएगा। मैंने कहा मैं तो, मुझे तो करना ही है, तुम लोग भी तो कुछ करो। तो अब हम लोग ने पिछले 3 साल से डेडिकेटेडली हर कैंपेन के कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करते हैं, चाहे वो मांझा त्यागो हो, मेरी गुटली मेरा पेड़ हो, ताकि उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि मैं बैकएंड पे हूँ सॉल्यूशंस देने के लिए, लेकिन पहले तुम फेस करो, ताकि तुम्हें वो आइडियाज अपने अंदर में आए कि हम इसको कैसे निपट सकते हैं। तो वो हम काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच। आप आए, आपसे मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।